एपिसोड 92। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? पेड ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। यहाँ तक कि वह कुछ ही सांसों में इतने सारे फुर्तीले राक्षसों को नहीं मार सकता था। इसके लिए न केवल उनके अगले कदम पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, बल्कि मानसिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। भले ही फैंग चेन के पास आध्यात्मिक दृष्टि हो, लेकिन वह दाव मार्ग के तीसरे स्तर पर ही है। इतना बड़ा मानसिक समर्थन कहाँ से आता है? केवल वह ही नहीं, बार्टन, जैस्मीन और डैनी भी हैरान थे। वे जानते थे कि इन फुर्तीले समुद्री राक्षसों को मारना कितना कठिन था, लेकिन फैंग चेन सहज लग रहा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था, रास्ते में फैंग चेन द्वारा उपभोग किए गए संसाधन बेहद भयानक थे। इसके अलावा उनकी कड़ी मेहनत और निरंतर संचय ने उन्हें वर्तमान उपलब्धियां दिलाई हैं, और उसकी चेतना का सागर साधारण दाव क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है और ग्रैंड मास्टर के पहले स्तर की तुलना में कमजोर नहीं है। भगवान और दानव की आत्मिक आंखों के साथ मिलकर ये तथाकथित फुर्तीले राक्षस उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। ये बच्चा बाहरी समुद्र से वापस आने के योग्य है, वह सचमुच अद्भुत है। डैनी मुस्कुराया और अपने पिछले निर्णय पर खुश हुआ। यदि फैंग चेन तीसरे फॉर्मेशन में चले गए तो ये प्रतिभा की बर्बादी होगी। जैस्मीन ने बड़ी दिलचस्पी से फैंग चेन को देखा। बस इतना है कि उसकी मानसिक शक्ति अधिक मजबूत है, ये कुछ भी नहीं है। केवल पाइट को ईर्ष्या हुई और उसने अपने दांत पीस लिए। वह लिंगलू द्वीप पर ताओवाद के क्षेत्र में सबसे युवा शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब फैंग चेन ने उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से ढक दिया है। मैं निश्चित रूप से आपसे बेहतर प्रदर्शन करूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। फैंग चेन के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में रहने वाले कल्पित बोने भी राहत महसूस कर रहे थे। यद्यपि ज्वार अभी भी प्रचंड था, कम से कम उन्हें उन अत्यंत फुर्तीले समुद्री राक्षसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे उन समुद्री राक्षसों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। एक क्षण में दक्षिण पूर्व सबसे स्थिर पक्ष बन गया, और स्तर 7 के समुद्री राक्षसों को यह एहसास हो गया कि दक्षिण पूर्व में फुर्तीले समुद्री राक्षस बेकार थे, इसलिए उन्होंने उन्हें भेजना बंद कर दिया और अन्य दिशाओं पर हमला करने लगे। इससे अन्य दिशाओं में रहने वाले लोगों को ठेस पहुंची। भले ही उन्हें पैटर्न की सहायता प्राप्त हो, फिर भी कुछ फुर्तीले समुद्री राक्षस उन्हें मोर्चे पर ले आएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। बार्टन भी असमंजस में था। उसने सोचा कि फैंग चेन की मदद से वो कुछ दबाव से राहत पा सकेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सायरन सीधे फैंग चेन पर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरी दिशाओं में हमला करेंगे। वह केवल डैनी को उत्सुकता से देख सकता था और स्वयं से पूछना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए। डैनी ने आवाज दी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे कुछ और दिशाओं का प्रबंधन करने दिया जाए? बार्टन दंग रह गया। चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो, वह मार्ग के तीसरे स्तर पर ही है। क्या ये कल्पित बौनों के लिए बहुत कठिन नहीं है? डैनी ने कहा, उसकी वर्तमान शक्ल देखो, क्या वह खुद पर दबाव डालेगा? बार्टन ने देखा, हालांकि फैंग चेन के चेहरे पर भारीपन था, वह संरचना के झंडों को नियंत्रित करने में बहुत सहज लग रहा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुद पर कोई दबाव डाल रहा था। ये देखकर वह केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। क्या ये कोई दुष्ट आत्मा है? उसने सिर हिलाया और कहा, द्वीप मास्टर, मैं समझ गया। फिर उन्होंने फैंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा और पूछा, साथी ताओवादी माए, अगर मैं तुम्हें चौथे गठन को पूरी तरह से नियंत्रित करने और इन फुर्तीले समुद्री राक्षसों से निपटने की अनुमति देता हूँ, तो क्या ये ठीक है? ये सुनकर फैंग चेन एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, मैं कोशिश कर सकता हूँ। पैटर्न बहुत खुश हुआ। ठीक है, उस स्थिति में आप इस संरचना के केंद्र की स्थिति के प्रभारी होंगे। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। द्वितीय गठन का झंडा फैंग चेन के हाथ में आ गया। जिस क्षण फैंग चेन ने संरचना का झंडा पकड़ा, वह तुरंत संरचना से जुड़ गया। चाहे संरचना के अंदर या बाहर कुछ भी हो, सब कुछ उसकी आंखों में था। फैंग चेन बिना रुके उछल पड़ा। वह द्वितीय गठन केंद्र के पद पर आए। एक चक्र पूरा करने के बाद उसने दल के एक भाग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और द्वीप पर लगातार आक्रमण कर रहे फुर्तीले समुद्री राक्षसों पर हमला कर दिया। उसने उसे दोनों हाथों से मुहरें बनाते हुए देखा और मुहरें उस संरचना में प्रविष्ट कर दी गईं। उसी समय उसके पीछे 2 दूसरे स्तर के तलवार वाले पात्र प्रकट हुए। द्वितीय स्तर के दाओवन, और वे 2 हैं। जब उन्होंने इन 2 तलवार पात्रों को देखा तो हर कोई फिर से चौंक गया। साथ ही उसे ये भी पूरा यकीन था कि फैंग चेन जरूर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। फैंग चेन को भीड़ के सदमे की परवाह नहीं थी, वह बस चिल्लाया,
सैकड़ों लाइटसेबर फॉर्मेशन से बाहर निकले, सभी दिशाओं में फुर्तीले राक्षसों को मार डाला। टकराना, धमाका, लाइटसेबर में बुद्धिमत्ता थी जिससे सभी छिपे हुए और बहुत तेज समुद्री राक्षस बाहर निकल आए। मार डाला। अचानक चीखें गूंज उठी। भले ही इन फुर्तीले समुद्री राक्षसों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। केवल तभी जब वे समुद्र में वापस लौट जाएं या अद्भुत सुरक्षा के साथ समुद्री राक्षसों में छिप जाएं, तभी लाइटसेबर उनका पीछा करना बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी हजारों फुर्तीले समुद्री राक्षस सिर्फ एक कप चाय से मारे गए। अन्य फुर्तीले समुद्री राक्षसों को भी दर्जनों फीट दूर धकेल दिया गया, और जो कोई भी संरचना अवरोध के पास जाने की हिम्मत करता, उसे फैंगचेन के लाइटसेबर द्वारा मार दिया जाता। इस दृश्य ने एक बार फिर पूरे दर्शकों को चौंका दिया। यहाँ तक कि डैनी और अन्य लोग भी गहरे सदमे में थे। वे जानते थे कि फैंगचेन असाधारण था, लेकिन उन्होंने ऐसे राक्षस की उम्मीद नहीं की थी। संपूर्ण लिंगलू द्वीप इतना बड़ा है कि दाव के शिखर पर स्थित बाटन भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन फैंगचेन न केवल पूरे द्वीप की देखभाल कर सकता है, बल्कि सबसे फुर्तीले समुद्री राक्षसों को भी निशाना बना सकता है। यहाँ तक कि डैनी भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वह ऐसा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंगचेन वास्तव में अपने स्वयं के मार्ग को गठन में एकीकृत कर सकता है। ऐसा करने के लिए कितनी भयानक समझ की आवश्यकता होती है। राक्षस, कितना बड़ा राक्षस है। डैनी कुछ कहे बिना न रह सका। फैंगचेन द्वारा फुर्तीले समुद्री राक्षसों को खत्म करने के बाद सभी भिक्षुओं ने राहत की सांस ली। सबसे मुश्किल ये फुर्तीले राक्षस हैं। अब जब ये राक्षस फैंगचेन द्वारा दबा दिए गए हैं, तो वे बहुत अधिक आराम महसूस करते हैं। वे आगे बढ़ती हुई खतरनाक लहरों से भी शांतिपूर्वक निपट सकते हैं। लेकिन इससे राक्षसी ज्वार के पीछे स्थित स्तर 7 का सायरन बहुत क्रोधित हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह अपना दिमाग खो बैठा है और सभी दिशाओं से हमला करने के लिए तेजी से अपने सायरन भेज रहा है। फैंगचेन ने ठंडी सांस ली। मेरे स्तर को पास करना इतना आसान नहीं है। 2 तलवारधारी पात्र शानदार रोशनी के साथ फट पड़े, लगातार लाइटसेबर में बदल रहे थे ताकि पास आने वाले सायरन को मार सकें। मात्र आधे दिन में ही हजारों फुर्तीले जलपरियां फैंगचेन के हाथों मर गईं, और उनमें से सैकड़ों सायरन स्तर 6 के हैं। जो लोग लेवल 6 तक पहुंचते हैं, वे सायरन के बीच अभिजात वर्ग हैं। उनका उपयोग करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करना उचित है, लेकिन फैंगचेन की वजह से उन्हें पहले ही भेजना पड़ता है। डैनी मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम निश्चित रूप से इस राक्षसी लहर का प्रतिरोध करने में सक्षम होंगे। हर बार जब जानवरों की बाढ़ आती है, तो इन फुर्तीले राक्षसों में सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति होती है और इनसे निपटना सबसे कठिन होता है। यद्यपि ये समुद्री राक्षस आक्रमण में शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनमें से कई अवरोध की ओर दौड़े और क्षति की भरपाई के लिए सीधे विस्फोट कर दिया। इससे कई बाधाएं बमबारी का सामना करने में असमर्थ हो गईं, और अंततः संरचना टूट गई तथा पूरी सेना नष्ट हो गई। अब फैंगचेन के यहाँ होने से, भले ही दूसरे पक्ष के पास ऐसा विचार हो, वे बाधा के करीब नहीं पहुंच सकते थे। जल्द ही फुर्तीले समुद्री राक्षस फिर से पीछे हट गए। उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। अगर वे आगे भी ऐसा करते रहे तो वे संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और यह सब व्यर्थ ही होगा। लेकिन फैंगचेन ने आराम नहीं किया और हमेशा सतर्क रहा। जानवर ज्वार निश्चित रूप से इस साधन तक सीमित नहीं होगा। यद्यपि उसके हमले से जानवरों के झुंड को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन इससे इस लड़ाई का नतीजा तय नहीं हो सका। अंतिम परिणाम अभी भी ग्रैंड मास्टर दायरे में तय किया जाएगा। अब वे बस उपभोग ही कर रहे थे। किसी की खपत जितनी कम होगी, जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अचानक फैंगचेन ने समुद्र की गहराई में एक जोड़ी ठंडी आंखें महसूस की जो उस पर टिकी हुई थी। अगले ही पल एक भयानक मानसिक लहर ने फैंगचेन पर हमला कर दिया। मानसिक हमला। फैंगचेन को आश्चर्य हुआ। दरअसल वहां एक समुद्री राक्षस था जो मानसिक रूप से हमला करना जानता था। गति को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी संभवतः ग्रैंड मास्टर है। कितनी अफसोस की बात है, मानसिक शक्ति में उतार चढ़ाव बहुत धीमा है। अगर मेरे पास आध्यात्मिक नजर नहीं है तो मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। फैंगचेन ने व्यंग्य किया, फिर बचने के लिए बगल की ओर मुड़ गया। लेकिन इस समय छोटा टावर अचानक ऊर्जा से भर गया। फैंगचेन को अपनी जगह पर बांध लिया। फैंगचेन दंग रह गया। उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लानत है, तुमने मुझे धोखा दिया। वह लगातार कोसता रहा, लेकिन वह बच नहीं सका। ऊर्जा की एक भयानक लहर उसकी चेतना के सागर में घुस गई।
मैं सीधे उसका सिर फोड़ने की योजना बना रहा हूँ। आह! फैंग चेन चिल्लाया, बहुत ऊंचाई से गिर रहा हूँ। नहीं, ये 7वें स्तर के समुद्री राक्षस का आध्यात्मिक हमला है। डैनी के चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया और उसने ठंडी सांस लेकर प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक दिया। जैस्मीन ने भी अपनी सुंदरता खो दी। वह फैंग चेन के सामने झुक गई, उसे गले लगा लिया और उसे देखा। लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वह बहुत पसीना बहा रहा था। ये स्पष्टतः धोखा दिए जाने का संकेत है। उसने अपना हाथ फैंग चेन के त्यानलिंग कवर पर रखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़कर अपनी भौहें और गहरी कर लीं। इस छोटे से लड़के पर समुद्री राक्षस की मानसिक शक्ति प्रतिभा द्वारा हमला किया गया था। मुझे डर है कि यह 7वें स्तर के समुद्री राक्षस था जिसने ऐसा किया। जैसे ही ये शब्द निकले, डैनी का चेहरा कुरूप हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 7वें स्तर का समुद्री राक्षस होगा जो मानसिक शक्ति से हमला करना जानता है। लानत है। बहुत कम राक्षस हैं जो समुद्री राक्षसों की आध्यात्मिक शक्ति को जानते हैं, और राक्षसों के पूरे समुद्र में केवल 1 दर्जन हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राक्षसों में मानसिक हमले भी होते हैं। लेकिन अभी अभी उनका सामना एक ऐसे दुर्लभ समुद्री राक्षस से हुआ है, और वह भी 7वें स्तर का राक्षस। फैंग चेन बदसूरत लग रहा था, उसकी नसें उभरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक मरने वाला है। ये दृश्य देखकर डैनी ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। चमेली ने खेदपूर्वक कहा, कितनी अफसोस की बात है, इतना अच्छा अंकुर। उसने ये सोचकर फैंग चेन को नीचे रख दिया कि वह जल्द ही मानसिक हमले का सामना करने में असमर्थ हो जाएगा और अचानक मर जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि फैंग चेन की मृत्यु अचानक नहीं हुई। इसके बजाय वह भौंचक्का रह गया और अपनी बात पर अड़ा रहा। वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। आपको पता होना चाहिए कि यह 7वें स्तर के समुद्री राक्षस का आध्यात्मिक हमला है। यद्यपि कल्पित बौनों की चेतना अधिक मजबूत है, फिर भी ताओवादी क्षेत्र ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का विरोध नहीं कर सकता। इसके अलावा यह एक 7वें स्तर का राक्षस है जिसने अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा को जागृत कर लिया है, और इसकी शक्ति और भी अधिक भयानक है। फैंग चेन का तो जिक्र ही न करें, भले ही उन्हें ये झटका बिना तैयारी के लगे, फिर भी वे अक्षम हो जाएंगे। लेकिन फैंग चेन न केवल मरा बल्कि वह अभी भी दृढ़ता से प्रतिरोध कर रहा था। यह दोनों कल्पित बौने भ्रमित थे। पहले उसे छठे क्रम में रखो। वह इसका प्रतिरोध कर सकता है या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। चूंकि फैंग चेन अभी भी संघर्ष कर रहा है, देखते हैं कि वह सफल हो पाता है या नहीं। बेशक दूसरे एल्फ को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार 7वें स्तर के समुद्री राक्षस का भयानक प्रहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे दाओरियन झेल सके। ये पहले से ही आश्चर्यजनक है कि फैंग चेन 1 या 2 का भी विरोध कर सकता है। हाँ, जैस्मिन सहमत हो गई। उसने फैंग चेन को उठाया और उसे छठे स्वरूप में ले गई। धमाका! ये देखकर कि वह सफल हो गया है, 7वें स्तर के सायरन ने तुरंत और भी अधिक क्रूर आक्रमण शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर डैनी ने असहाय होकर कहा, ओह, कितने अफसोस की बात है। अगर वह उन चपलता राक्षसों को दबाना जारी रखता है, तो इस लड़ाई में हमारी जीत की दर बहुत अधिक होगी। हालांकि कल्पना सुंदर है, लेकिन वास्तविकता क्षीण है। फैंग चेन को खोने के बाद उन चपलता राक्षसों ने फिर से हमला किया। ऐसा लगता है कि इस संगठन को तेजी से तोड़ने के लिए उन्होंने आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे तुरंत ही बैरियर को भारी क्षति पहुंची। कुछ दुर्भाग्यशाली निम्न स्तर के भिक्षुओं को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, और वे सीधे इस भयानक विस्फोट से ढक गए और मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। आह! चारों ओर चीखें गूंजती रहीं। यद्यपि अवरोध राक्षस के कदमों का प्रतिरोध कर सकता है, परंतु उसकी कुछ शक्ति का पुनर्तः प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यशाली वे निम्न स्तर के भिक्षु हैं जिनकी रक्षा क्षमता कमजोर है। समुद्री राक्षसों को लगातार अपनी ओर बढ़ते और विस्फोट करते देख निम्न स्तर के भिक्षु भयभीत और कांप रहे थे। मुझे बहुत डर है कि अगला समुद्री राक्षस मेरे सामने आ जाएगा और फट जाएगा। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन चौथी टुकड़ी में द्विप्रक्षक थे। जो भी भागने की हिम्मत करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। बाटन के पास फैंग चेन जैसी दिव्य दृष्टि नहीं है। यद्यपि उन्होंने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में वे टिक नहीं सके और चौथी टुकड़ी लड़खड़ाने लगी। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि 7वें स्तर का राक्षस अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके हमले और अधिक भयंकर होते गए। छठे स्तर के वे डरावने समुद्री राक्षस लगातार प्रकट होते रहते थे, जिससे उनके खिलाफ सुरक्षा करना उसके लिए कठिन हो जाता था।
ये दृश्य देखकर डैनी ने आह भरी। चौथे स्तर की संरचना इसका सामना करने में असमर्थ होने वाली है, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। फैन चेन की वजह से चौथा गठन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। अब जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि चौथे समूह की शक्ति का कुछ हिस्सा बरकरार रखा जाए तथा पांचवें समूह में शामिल किया जाए। जब तक पांचवीं स्तरीय संरचना सातवें स्तरीय समुद्री राक्षस को बाहर निकाल सकती है, तब तक इसे सफलता माना जाएगा। ये सोचकर उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और हाथ हिलाया। जब बाटन ने डैनी को हाथ हिलाते देखा तो उसने राहत की सांस ली और अंततः पीछे हट सका। बेशक पीछे हटने से पहले क्रैकन को एक भारी झटका दिया जाना चाहिए। मेरे आदेश सुनो, पैटर्न जोर से चिल्लाया। चौथे स्तर पर जो कल्पित बौने हताश होकर लड़ रहे थे, जब उन्होंने ये सुना तो वे तरोताजा हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब पीछे हटने का समय आ गया है। बाटन गुस्से से दहाड़ा, पूरा झंडा फेंक दिया और अपने हाथों से मुहरें बनाता रहा। तुरंत मुहरों की एक श्रृंखला बाहर डाली गई। चौथे स्तर के मुख्य गठन की आंखों में जाओ। अन्य मध्यम स्तर के विशेषज्ञ भी सील बनाने के लिए हवा में तैर रहे थे। जहां तक अन्य भिक्षुओं का सवाल है, वे उस समूह में आध्यात्मिक शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहे थे। चौथे समूह को अपनी अंतिम शक्ति से फूटने दो। धमाका, और जैसे ही उन्होंने हमला करना बंद किया, क्रैकन सामने की ओर भागे। पागल टक्कर! ऐसा लग रहा था जैसे पूरा द्वीप उनके द्वारा गिरा दिया गया हो और धरती हिल गई हो। क्लिक करें। इसी समय कुछ कमजोर बिंदु टूटने लगे। क्रैकन झुंड में आ गए। सीधे एक खाई बनाओ, उसमें बाढ़ लाओ। स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद निम्न स्तर के भिक्षु बदकिस्मत थे और उन्हें समुद्री राक्षस ने पागलों की तरह काट लिया और निगल लिया। जल्द ही कई दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि कुछ भिक्षुओं ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे समुद्री राक्षसों की पागल भीड़ को रोक नहीं पाए। सौभाग्य से इस समय तक बाटन ने अपनी शक्ति संचयन पूरा कर लिया था। उसने आसमान की ओर इशारा किया। वह दहाड़ा, विस्फोट। चौथी संरचना अचानक चमक उठी, जैसे समुद्र पर सूरज चमक रहा हो। भयंकर गर्मी बाहर निकल आई। ये सभी दिशाओं में फैल गया। आह! समुद्री राक्षसों की चीखें अंतहीन थीं। भले ही उन्हें रोशनी का एहसास हो गया हो, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। पीछे के समुद्री राक्षस उन्हें आगे की ओर धकेलते रहे, जिससे वे उस प्रकाश में प्रवेश कर गए जो मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता था। एक पल में 100 फीट के दायरे में सभी राक्षस इस प्रकाश पर्दे में मर गए। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शक्ति खो दी और लिंगलू द्वीप के आसपास पूरी तरह से नए महाद्वीप का हिस्सा बन गए। हालांकि सातवें स्तर के राक्षसों ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। अद्भुत प्रतिरक्षा क्षमता वाले कछुओं का एक समूह सामने आया और उनके कछुआ शरीर उनके खोल में सिकुड़ गए, जिससे लिंगलू द्वीप उनके आवरण में लिपट गया। गड़गड़ाहट, प्रकाश बढ़ा, लेकिन कछुए के खोल पर बना पैटर्न दिखाई दिया, जो नीले पानी में बदल गया और प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। पीछे हटना। ये दृश्य देखकर बाटन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे सभी कल्पित बौनों को पीछे हटने को कहा। स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए और पांचवें स्तर के गठन में भाग गए। बाटन भी ऐसा ही था। पांचवें स्तर के गठन में प्रवेश करने के बाद उसने आराम नहीं किया, बल्कि पांचवें स्तर के गठन के द्वितीय गठन की आंख की स्थिति में आ गया और जैस्मीन के साथ अगले जानवर ज्वार का विरोध किया। जैसे ही उन्होंने गठन में प्रवेश किया, पांचवें स्तर का गठन सीधे सक्रिय हो गया। मैंने देखा कि संरचना का स्वरूप शून्य में फैल गया और अगले ही क्षण दर्जनों विशाल रक्षक शून्य में प्रकट हो गए। वे लोहे के कवच पहने हुए थे, उनकी आकृतियां भ्रामक थीं, बड़े बड़े चाकू पकड़े हुए थे, जिनमें वे पूरे द्वीप की रक्षा कर रहे थे। अन्य भिक्षु पहरेदारों के अधीन थे, किसी भी समय मौत से लड़ने के लिए तैयार। आह! समुद्र पर एक विशाल जानवर की दहाड़ सुनाई दी। सिर्फ आवाज से ही समुद्र का पानी हिलने लगा, लहरों में बदल गया और लिंगलू द्वीप से टकराता रहा। इस ध्वनि से कई कल्पित बौने तो भय से कांपने लगे, क्योंकि यह ध्वनि बिल्कुल सातवें स्तर के राक्षस की दहाड़ है। क्या तुम इसे अब और नहीं रोक सकते? डैनी ने दूर तक देखा, उसे कोई डर नहीं था। वह दूसरे पक्ष के सामने आने से नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष के सामने न आने से डरता था, क्योंकि दूसरे पक्ष की उपस्थिति का मतलब है कि पिछली लड़ाई ने वास्तव में जानवर ज्वार की नींव को चोट पहुंचाई है। दोनों पक्ष अंतिम निर्णायक लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हैं। आह! सायरन भी जोर से दहाड़े। एक भयानक जानवर की शक्ति फूट पड़ी। फिर वे आगे बढ़े, फिर से लिंगलू द्वीप की ओर बढ़ते हुए।
इस बार उनके पास कोई संरचना नहीं थी। इसके बजाय वे आगे बढ़े। क्या वे मौत तक लड़ेंगे? डैनी गंभीर दिखे। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में दूर तक देखा। देखते हैं कौन अंत तक टिक पाता है। आकाश में अनगिनत ऊर्जाएं आगे पीछे उछल रही थीं। जादुई शक्तियों ने आसमान को भर दिया, आगे पीछे टकराए, रात को दिन जैसा उज्ज्वल बना दिया। चांद आसमान में ऊपर था, लेकिन वह पहले जैसा कोमल नहीं था, बल्कि रक्त जैसा लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बताया जा रहा हो कि नरसंहार आज रात होगा। छाया रक्षकों ने अपने हाथों में बड़ा चाकू लहराया। एक एक करके समुद्री राक्षसों को मार डाला। लेकिन फिर और भी समुद्री राक्षस दौड़कर आएंगे, काटेंगे, पहरेदारों पर हमला करेंगे। हालांकि नीचे के भिक्षु हताश होकर हमला कर रहे थे, लेकिन अब जो सबसे कमजोर समुद्री राक्षस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वे सिर्फ चौथे या पांचवें स्तर के थे। उनकी कम स्तर की जादुई शक्तियां बहुत प्रभावी नहीं थीं। केवल स्वर्गीय झोंग युआन और दाओ दाओ क्षेत्र की जादुई शक्तियां ही उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकती थीं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों को क्षति हुई। सिर्फ एक कप चाय से हजारों समुद्री राक्षस मर गए, लेकिन एल्फ पक्ष के कई गार्ड टूट गए थे। 1000 से अधिक कल्पित बौने मारे गए। सौभाग्य से जैस्मीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तुरंत सभी समुद्री राक्षसों को मार डाला जो अंदर घुस आए थे, और ताओवाद के अगले मजबूत व्यक्ति को जगह भरने दिया। ठीक वैसे ही समुद्री राक्षस एक खाई से बाहर निकल आया। उस तरफ के लोगों का कत्लेआम करो। जैस्मीन बाटन ने समुद्री राक्षसों को मारने में सहयोग किया जो अंदर घुस आए थे। इस पद को भरें। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े और एक दूसरे पर हमला करने लगे। बहुत भयंकर खून की गंध ने पूरे लिंगलू द्वीप को कोहरे की तरह ढक दिया। छठे फॉर्मेशन में फैंग चेन कब उठकर बैठ गया, इसका पता ही नहीं चला। हालांकि वह अभी भी दर्द में दिख रहा था और बारिश की तरह पसीना आ रहा था, लेकिन पहले की तुलना में फैंग चेन का रंग बेहतर था और ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में 7वें स्तर के राक्षस के मानसिक हमले का विरोध किया था। इस समय फैंग चेन की चेतना के सागर में एक बड़ी लड़ाई हो रही थी। समुद्री राक्षस का मानसिक हमला पागलपन की हद तक बढ़ गया। फैंग चेन की चेतना के समुद्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, लेकिन फैंग चेन की मानसिक शक्ति 1000 लंबी तलवारों में बदल गई। लगातार समुद्री राक्षस के मानसिक हमले का विरोध, लेकिन उनकी स्थिति आशावादी नहीं थी। वह समुद्री राक्षस के हमले के कारण कदम दर कदम पीछे हटता गया। अगर वह आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती। लेकिन फैंग चेन शांत रहा। उसके मन में बहुत सारे विचार थे। छोटा टावर उसे अचानक कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार इसमें कोई भावना नहीं थी, बल्कि यह एक मशीन की तरह काम करती थी। तो ऐसा करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। लेकिन ये क्या था? वह सायरन की मानसिक शक्ति को देखता रहा। साथ ही सायरन की मानसिक शक्ति भी थोड़ी क्रोधित होती दिखी और लगातार हमलों से बच न पाने पर पागल होने लगी। ये दृश्य देखकर फैंग चेन दंग रह गया। इससे पहले सायरन की मानसिक शक्ति और साधारण मानसिक शक्ति में कोई अंतर नहीं था, लेकिन जब वह पागल हो गया तो पता चला कि उसमें सचमुच लाल रक्त था। रक्त लाल, राक्षसी ऊर्जा। इस स्तर 7 मोहिनी ने वास्तव में राक्षसी मानसिक शक्ति को जागृत कर दिया। ये सोचते हुए उसे अचानक एहसास हुआ, ऐसा लगता है कि छोटे टॉवर ने समुद्री राक्षस की असाधारणता को देखा और यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए उसने मुझे याद दिलाया कि यह एक दुर्लभ अवसर था। उसने धीरे से कहा, लेकिन फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। अच्छे इरादे बकवास हैं। अगर मुझ पर हमला होने के समय मैंने अविचल हृदय विधि का प्रयोग नहीं किया होता, तो मैं उसी क्षण मर जाता जब मुझ पर हमला होता। छोटे से टॉवर को घूरने के बाद फैंग चेन ने अपने विचार वापस ले लिए। लेकिन अगर मुझे पता भी हो कि यह आसुरी ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक शक्ति है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा टावर उसे बताएगा कि उसे क्या करना है। यह अच्छी बात थी कि दूसरे पक्ष ने उसे धोखा नहीं दिया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने खुद से कहा, चूंकि यह आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए इसका संबंध चेतना के समुद्र से होना चाहिए। अब जब अविचल हृदय विधि साधना की सीमा तक पहुंच गई है, तो शायद मैं इस आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग चेतना के समुद्र पर हमला करने और उसे मजबूत करने के लिए कर सकता हूँ। ये सोचकर उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित किया और इस शक्ति के एक धागे को अलग किया और उसे अपनी चेतना के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इस ऊर्जा के बाहर निकलने के बाद ये बिना किसी हिचकिचाहट के चेतना के एक निश्चित समुद्र में पहुंच गई। हालांकि यह केवल एक किनारा था,
फिर भी इसने फैंग चेन को कराहने पर मजबूर कर दिया और महसूस किया कि चेतना का समुद्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने घायल हिस्से को देखा, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी। क्या यह ऐसा नहीं है? फैंग चेन ने मानसिक शक्ति को देखते हुए एक और तरीका सोचा। उसकी मानसिक शक्ति मानव रूप में परिवर्तित हो गई, धीरे धीरे समुद्री राक्षस की मानसिक शक्ति के पास पहुंची और फिर उसे छूने के लिए आगे बढ़ी। समुद्री राक्षस की मानसिक शक्ति अत्यंत विचित्र, मानव से बहुत भिन्न तथा पशुता से परिपूर्ण होती है। इसमें निहित राक्षसी प्रकृति के साथ मिलकर इसे अत्यंत भयंकर कहा जा सकता है। जब फैंग चेन ने उसे छुआ तो उसे लगा कि एक भयंकर जानवर अचानक उस पर झपट पड़ा है, उसे लगातार काट रहा है। अचानक उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। ये दर्द आत्मा से आ रहा था और शरीर में दर्द कई गुना ज्यादा था। सौभाग्य से फैंग चेन की इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी और उसने कई तरह के अनुभव प्राप्त किए थे, इसलिए वह इसे सहन कर सका। लेकिन वह सिर्फ दर्द का विरोध नहीं कर रहा था। इस मानसिक शक्ति को समझने के लिए देव और दानव द्वैत दाव हड्डियां सक्रिय हो गईं। इस एहसास ने फैंग चेन को कुछ प्रेरणा दी और इस प्रेरणा ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। अद्भुत, सचमुच अद्भुत! ये समुद्री राक्षस वास्तव में अद्भुत है। ये वास्तव में राक्षसों के मार्ग पर चलता है और यह आत्मा की खेती करने में माहिर है। नस्लीय रक्त प्रतिभा के साथ मिलकर इसने विभिन्न मानसिक हमलों को महसूस किया है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि इस राक्षस का मानसिक हमला जानलेवा नहीं बल्कि पाशविक है। यदि आप पर प्रहार किया जाता है तो आपकी चेतना का सागर इस पाशविक मानसिक शक्ति द्वारा नियंत्रित हो जाएगा तथा एक ऐसे जानवर में बदल जाएगा जो मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करता। ये सही है, यह इस राक्षस के मानसिक हमले का भयानक हिस्सा है। मुझे डर है कि अगर फैंग चेन तैयार नहीं होता तो वह इस पाशविक मानसिक शक्ति से नियंत्रित हो जाता और दल में शामिल भिक्षुओं का वध करना शुरू कर देता। अब सवाल यह है कि उसके साथ क्या होगा। स्वाभाविक रूप से डैनी द्वारा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। ये मुसीबत खड़ी करने का कितना अद्भुत तरीका है। जरा सोचिए, आपके ही खेमे में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्रोह करने की कोई संभावना नहीं है, अचानक आपकी हत्या कर देता है। वह दृश्य कैसा होगा और कितना अद्भुत होगा। ये सोचते हुए फैंग चेन की आंखें दृढ़ थीं। मैं इस पद्धति में निपुणता हासिल करना चाहता हूँ। वह उस आध्यात्मिक शक्ति को ध्यान से देखता रहा। चलो देखते हैं कि तुम्हारा पशु स्वभाव अधिक मजबूत है या मेरी इच्छा शक्ति अधिक मजबूत है। वह सीधे इस आध्यात्मिक शक्ति में चला गया और इस आध्यात्मिक शक्ति को भी हमला करने के लिए एक लक्ष्य मिल गया है। फैंग चेन से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। बाहर इस समय किसी ने फैंग चेन पर ध्यान नहीं दिया और वर्तमान परिस्थिति ने उन्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति नहीं दी। जानवरों के ज्वार के हमले और भी भयंकर होते जा रहे हैं और सिर्फ समुद्र से ही नहीं, आसमान में कई समुद्री राक्षस भी हैं। लिंगलू द्वीप को पानी से घेर दो। यद्यपि पांचवा गठन अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन लगातार बमबारी के कारण ये धीरे धीरे अस्थिर होने लगा। लेकिन जैस्मीन की अभिव्यक्ति बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत रही। उसने पूरे स्वरूप को आसानी से नियंत्रित किया। उसे उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई जितनी बाटन को पहले हुई थी। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अचानक उसने ऊपर देखा और दूर समुद्र की ओर देखने लगी। मैंने दूर से सैकड़ों विशाल आकृतियों को आते देखा जो तेजी से लिंगलू द्वीप की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने एक भयानक आभा उत्सर्जित की जिससे उनके आसपास के अन्य समुद्री राक्षस भयभीत हो गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। कुछ लोग जिनकी आंखें नहीं थीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मौके पर ही मारे गए। जैस्मिन ने गंभीर होकर कहा, क्या यह अंततः आ गया है? दूरी पर स्थित वे आकृतियां इस राक्षसी लहर के कुलीन लोग हैं। वे सभी छठे स्तर के शिखर पर समुद्री राक्षस हैं। यह अंतर है। संरचना की सुरक्षा के बिना वे बिना किसी दफन स्थान के मर गए होते। द्वीप के विनाश का परिणाम भी यही होगा। जहां तक बच निकलने की बात है तो ये तो और भी असंभव है। आजकल अधिकांश अंतर्देशीय समुद्र समुद्री राक्षसों से भरे हुए हैं। चाहे वे कहीं भी भाग जाएं, वे मर जाएंगे। अन्य लोगों ने भी उन विशालकाय पिंडों को देखा और उनकी भयावह आभा को महसूस किया। अचानक सभी के चेहरे पर भय का भाव आ गया। इतने सारे स्तर 6 शिखर राक्षस, क्या वे वास्तव में इसका विरोध कर सकते हैं? घबराएं नहीं। जैस्मीन ने सभी का डर देखा और कहा, 6 परत का गठन है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं और अन्य लोग बचाव के लिए मिलकर काम करते हैं, चाहे कितने भी समुद्री राक्षस हों, हम डरते नहीं हैं।
उसकी आवाज में सच्चाई की ध्वनि है जो लोगों को सहज महसूस कराती है। जैसी कि उम्मीद थी, सभी लोग जल्द ही फिर से शांत हो गए। वे ये भी जानते थे कि उनके पास इन सभी समुद्री राक्षसों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी कोई जीवित रह सकता है। उन सब को मार दो, उन सब को मार दो। मुझे नहीं मालूम कि कौन जोर से चिल्लाया, और बाकी सब भी जोर से चिल्लाए। मनोबल बढ़ रहा है। स्तर 6 शिखर वाले सैकड़ों समुद्री राक्षस तेजी से द्वीप के पास पहुंचे। बस इसकी खुशबू ही इतनी थी कि सभी भिक्षुओं के चेहरे एकदम बदल गए। लेकिन वे जानते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। वे केवल वही तरकीबें अपना सकते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत लगती हैं। उम्मीद है कि इसका इन क्रैकन पर असर होगा, लेकिन उनके हमले उस पर पड़ते हैं। लेकिन इससे सिर्फ कुछ लहरें ही उठती हैं, ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये दृश्य देखिए, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। इसे कैसे रोकें? सौभाग्य से इस समय जैस्मीन की आवाज आए, आपको केवल छठे स्तर से नीचे के समुद्री राक्षसों को रोकना होगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर भिक्षुओं को राहत महसूस हुई। जैस्मिन ने गठन का झंडा उठाया। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और प्यार से कहा, एक साथ आओ। 1 दर्जन से ज्यादा गार्डों को अचानक रोशनी से जगमगाना पड़ा और एक में विलीन हो जाना पड़ा। ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। एक ही समय में सभी छठे स्तर के शिखर राक्षसों को मार डालो। चमेली ने गंभीर होकर कहा, मेरे आदेश सुनो। नियंत्रण संरचना के सभी रक्षक अंतिम चरण के शक्तिशाली हैं। सैकड़ों राक्षसों के हमलों के बावजूद भी वह पूरी तरह से शांत रह सकता है। जैस्मीन ने कुछ नहीं कहा, वे सभी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जल्द ही छठे स्तर का शिखर राक्षस द्वीप पर उतरा और संरचना की ओर बढ़ गया। धमाका धमाका, धरती कांप रही है, मानो उनके आने से डर रही हो। जैस्मीन उदासीन होकर इन राक्षस जानवरों को देखती रही। बैज़हान 80 फुट, 50 फुट, 20 फुट, ये पहले से ही एक बेहद खतरनाक दूरी है। छठे स्तर का समुद्री राक्षस अब इच्छानुसार संरचना पर हमला कर सकता है। लेकिन जैस्मीन ने फिर भी कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया। जैसे ही तुम 10 फीट दूर हो, उसने प्यार से कहा, करो। उसी समय उसने 5वीं संरचना में एक वस्तु फेंकी। एक पल में संरचना चमक उठी। पहरेदारों की टोली अचानक और भी ऊर्जावान हो गई। चलो हम सब मिलकर अपने हाथों में तलवार लहराएं। टकराना, तलवार चार्जिंग स्तर 6 शिखर समुद्र राक्षस के साथ टकरा गई। भयानक शक्ति ने तुरंत चारों ओर हलचल मचा दी। समुद्री राक्षस को उस जगह से दूर भगाओ। एक जो भी इसके बहुत करीब जाएगा, वह इस भयानक शक्ति से मौके पर ही मारा जाएगा। जैस्मिन के आवेशपूर्ण हमले का भी काफी प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हुए शीर्ष 6 स्तर 6 शिखर समुद्री राक्षस इस आवेशित हमले का सामना करने में असमर्थ थे। उसका तुरंत मौके पर ही सिर काट दिया गया। लेकिन उसी समय 5वां स्वरूप थोड़ा मंद पड़ गया, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई। उसी समय अन्य स्तर 6 राक्षस भी आ रहे हैं। मृत राक्षसों का अंतर जल्दी से बना हुआ था और गठन गार्ड की ओर भागते हैं। गठन रक्षक स्वाभाविक रूप से निडर हैं। इन 6 स्तरीय राक्षसों के साथ मिलकर लड़ें। सभी संरचना रक्षकों की ताकत मास्टर स्तर के करीब है और ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति के साथ उनमें से एक 5 या 6 शीर्ष स्तर 6 समुद्री राक्षसों को संभाल सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लेवल 6 पीक सायरन हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी भरपाई कल्पित बौने कर सकें। सौभाग्य से लिंगलू द्वीप इतना बड़ा है, भले ही ये समुद्री राक्षस एक साथ हमला करना चाहें, यह इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा 5वां गठन सिर्फ इतना ही नहीं है। बाटन, जो द्वितीयक संरचना को नियंत्रित करता है, अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे एक संरचना का स्वरूप बन रहा था। जब संरचना का पैटर्न बना तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें छठे स्तर के शिखर राक्षस पर टिकी थीं। मैंने देखा कि जुड़वां हिरण वृक्ष मंद मंद चमक रहे थे और उनके सींगों के बीच शीघ्र ही ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। आक्रमण करना। जिस क्षण चार्ज पूरा हो गया, बाटन गुस्से से चिल्लाया। सींगों के बीच से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। एक क्रूर स्तर 6 चोटी वाले समुद्री राक्षस पर गोली चलाओ। यूनेजुन मैनेटिस के लिए भयंकर है। टकराना। प्रकाश की किरण बहुत तेज है। एक पल में यह युनजून के भयंकर मानेटी के सिर से टकरा गई। वह कवच जो इतना कठोर था कि रक्षक उसे काट नहीं सके, तुरंत ही नष्ट हो गया। यूनेजुन का भयंकर मैनेटी इस प्रकाश की किरण से तुरंत पिघल गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। ये 5वें गठन की असली हत्यारा चाल है।
सुरक्षाकर्मियों की बड़ी संख्या केवल देरी का कारण बनी। विस्फोट के बाद बार्टन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रकाश की किरण के प्रत्येक विस्फोट के लिए भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उसे पुनः विस्फोटित करने से पहले धूप बत्ती की एक बत्ती को चार्ज करना पड़ता है। इस समयावधि के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी निश्चित रूप से प्रतिरोध करेंगे। प्रकाश की अगली किरण के आगमन की प्रतीक्षा करें जब तक कि सभी छठे स्तर के शिखर समुद्री राक्षस मारे न जाएं। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और यही बात हर जानवर लहर के लिए भी सत्य है। हजारों वर्ष पहले आया भयंकर ज्वार 8 वर्षों तक चला था, उसके बाद ये पूरी तरह समाप्त हो गया था। ये तो जानवरों का ज्वार है। प्रतिरोध करना सबसे कठिन नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक कठिनाई है। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। प्रकाश की प्रत्येक किरण से कल्पित बौने को थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ, लेकिन प्रकाश किरण के विलुप्त हो जाने के बाद तनावपूर्ण टकराव पुनः शुरू हो गया। स्वाभाविक रूप से समुद्री राक्षस सिर्फ प्रकाश की किरणों का इंतजार नहीं करेंगे और उन्हें मार देंगे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं और पहरेदारों पर बमबारी करते रहे। हालांकि फॉर्मेशन गार्ड आक्रमण के प्रति लालची नहीं होते हैं और मूल रूप से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भले ही वे अपनी पूरी ताकत से हमला करें, लेकिन इन विशाल संरचना रक्षकों को हिला पाना बेहद मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि गठन रक्षक न केवल इन देर चरण वाले भिक्षुओं की ताकत पर निर्भर करते हैं, बल्कि अज्ञात समय के लिए लिंगलू द्वीप के संचय पर भी निर्भर करते हैं। दानव गोलियां, आत्मा पत्थर और अन्य ऊर्जा का सेवन लगभग मुफ्त में किया जा सकता है। यहाँ तक कि यदि संरचना के रक्षक अपनी तलवारें इच्छानुसार घुमाते हैं, तो भी इसमें 50,000 से 60,000 स्तर 3 दानव अमृत ऊर्जा की खपत होगी। एक में पैसा खर्च होता है, दूसरे में जीवन खर्च होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन दूसरे से अधिक खर्च कर सकता है। लेकिन एक मजबूत रक्षा में हमेशा छेद रह जाते हैं। कुछ ही समय बाद एक बड़े दल को दर्जनों स्तर 6 समुद्री राक्षसों द्वारा घेर लिया गया। अचानक पकड़े जाने पर गठन के रक्षक सीधे मारे गए। हजारों भिक्षु कल्पित बौने एक साथ मारे गए। केवल दाव के बाद के चरण में शक्तिशाली व्यक्ति जो संरचना के रक्षकों को नियंत्रित करता था, बच निकला। जैस्मीन ने इन जादुई शक्तियों को देखा और तुरंत उनका इस्तेमाल किया और जल्दी से ठीक होने के लिए मुख्य गठन ध्वज का उपयोग करें और फिर खामियों के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन समुद्री राक्षसों ने देखा कि यह तरीका कारगर था, इसलिए वे एकजुट होने लगे, एक निश्चित स्थान को लक्ष्य बनाकर। ये देखकर चमेली ने ठंडी सांस ली। उसने अपने हाथ में ध्वज लहराया। जो सैनिक पहले ही एक बार मिल चुके थे, वे फिर से मिल गए, एक शक्तिशाली प्रेत सेनापति में तब्दील हो गए। फॉर्मेशन जनरल की ताकत फॉर्मेशन गार्ड की ताकत से कई गुना अधिक है। यहाँ तक कि समूह हमले का सामना करने पर भी ये बमुश्किल ही प्रतिरोध कर पाता है। उसी समय बार्टन ने चार्ज करना समाप्त कर दिया। प्रकाश की एक और किरण निकली। प्रकाश की यह किरण पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसने वास्तव में 2 लेवल 6 शिखर समुद्री राक्षसों को सीधे भेद दिया। लेकिन जैस्मीन की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। इसका कारण यह है कि उच्च बर्स्ट शक्ति से उच्च खपत भी होगी। यदि यह जारी रहा तो मुझे डर है कि सभी स्तर 6 शिखर समुद्री राक्षसों के मारे जाने से पहले 5वें गठन की ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तब द्वीप मालिक को कार्रवाई करनी होगी, और एक बार जब वह कार्रवाई करेगा तो स्तर 7 समुद्री राक्षस का ऊपरी हाथ होगा। आखिरकार भले ही द्वीप मालिक कार्रवाई करता है, फिर भी सभी स्तर 6 शिखर समुद्री राक्षसों को मारने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा लगेगी। इस तरह की लड़ाई में थोड़ा सा उपभोग अंतिम जीत या हार का निर्धारण कर सकता है। लेकिन अगर वे जानते भी हैं तो भी उन्हें इसी तरह काम करना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले नहीं टिक पाते या स्तर 7 का समुद्री राक्षस पहले नहीं टिक पाता। धमाका, लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। जैस्मिन ने दांत पीसते हुए अपनी बात पर अड़ी रही। ऊर्जा की खपत बहुत तेज है और इस समय यह पर्याप्त होने लगी है। बैकअप ऊर्जा का उपयोग किया जा चुका है, लेकिन जैस्मिन ऊर्जा को कम करने का कोई इरादा नहीं रखती है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी को पता चलता है कि ऊर्जा समाप्त होने वाली है, तो प्रतिद्वंद्वी कभी बाहर नहीं आएगा, भले ही इस स्तर 6 शिखर समुद्री राक्षस समाप्त हो जाएं। द्वीप मालिक, यह ऊर्जा अधिकतम आधे दिन तक ही चल सकती है। जैस्मिन ने आवाज भेजी। पकड़े रहो, डैनी ने ठंडे स्वर में कहा। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे डर है कि और अधिक कल्पित बौनों की बलि दी जाएगी।
यदि ऊर्जा पूरी तरह से खुल भी जाए तो भी ऐसे सेनापति होंगे जो अपंग हो जाएंगे, और जब तक वे अपंग रहेंगे बड़ी संख्या में भिक्षु मरते रहेंगे। संभाले रखना। डैनी ने फिर भी वही बात कही। उसके लिए जब तक वह टिक सकता है तब तक सब ठीक रहेगा, भले ही सभी कल्पित बौने मर जाएं। जैस्मिन स्वाभाविक रूप से डैनी की योजना समझ गई और केवल सहमति में सिर हिला सकी। आह! महान सेना के एक जनरल का हाथ कट गया तथा 100 से अधिक भिक्षु तत्काल मारे गए। सौभाग्य से जैस्मीन ने शीघ्रता से कार्रवाई की, जिससे अधिक नुकसान टल गया। लेकिन अगर ऐसा जारी रहा तो 5वें स्तर के सभी कल्पित बौने सचमुच उसके साथ दफना दिए जाएंगे। उसने डैनी की ओर देखा, लेकिन पाया कि डैनी उदासीन था। ये देखकर वह बहुत असहाय हो गई। जब वह वापस मुड़ने वाली थी तो उसने फैंगचेन को देखा। इस समय फैंगचेन पैर मोड़कर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। वह बहुत हैरान थी। ये बात तो समझ में आती है कि फैंगचेन को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वह वास्तव में इतने लंबे समय तक जिंदा रहा। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। लेकिन फिर उसने फिर से आह भरी। फिर भी वह क्या कर सकता है? 7वें स्तर के समुद्री राक्षस की जन्मजात मानसिक शक्ति द्वारा हमला किए जाने पर फैंगचेन निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे वह कितना भी दृढ़ क्यों न हो। जैस्मीन को बहुत दुख हुआ। यदि फैंगचेन अभी भी जीवित होता तो वह अपनी ताकत से निश्चित रूप से बहुत मदद करता और वह इतनी परेशानी में नहीं होता जैसा कि वह अब है। लेकिन अब इससे अधिक कुछ कहना बेकार है और हम केवल 7वें स्तर के समुद्री राक्षस के पहले प्रकट होने की उम्मीद ही कर सकते हैं। अचानक एक 6ठे स्तर का शिखर राक्षस अचानक कहीं फट गया। भयानक शक्ति ने सीधे एक गठन जनरल को छीन लिया और एक बड़ा अंतर नष्ट कर दिया। अच्छा नहीं है। जैस्मिन का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 6ठे स्तर का समुद्री राक्षस खुद को नष्ट करना चाहेगा। वह पिछले समुद्री राक्षसों द्वारा आत्मविनाश करने से आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि वे 7वें स्तर के समुद्री राक्षस के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। लेकिन 6ठे स्तर का शिखर समुद्री राक्षस अलग है। उनके स्तर पर यद्यपि निवारक शक्ति अभी भी मजबूत है, लेकिन यह उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां इसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक हो, और आत्मविनाश के अधिकांश आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 6ठे स्तर का एक समुद्री राक्षस है जो संरचना को नष्ट करने के लिए खुद को नष्ट करने के लिए तैयार है। ये कुछ ऐसा है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने दोनों हाथों से सील बनाई। उसने सील की एक श्रृंखला खेली और गैप तक चली गई। यह अंतराल शीघ्र ही भर गया और उसी समय अनेक साधक जानवरों की लहर के फैलाव का प्रतिरोध करने के लिए आगे आए। लेकिन अंतर बहुत बड़ा था और वहां इतने सारे समुद्री राक्षस थे कि वे उनके सामने बहुत छोटे लग रहे थे। जल्द ही कई स्तर 6 समुद्री राक्षस और अन्य निम्न स्तर के समुद्री राक्षस अंतराल के पास पहुंचे और अंतराल को अवरुद्ध करने वाले भिक्षुओं को एक एक करके मार डाला। स्थिति भयावह हो गई। जैस्मिन जानती थी कि अब वह खुद को और नहीं रोक सकती। उसने अपने दांत पीस लिए और कई बार मुंह में खून भरकर ध्वज पर थूक दिया। एक पल में 5 परतों वाली पूरी संरचना बदलने लगी। इसने वास्तव में दूसरी ओर का अंतर मोड़ दिया। अंतर को एक गठन जनरल द्वारा बदल दिया गया था। फॉर्मेशन जनरल को नियंत्रित करने वाले लोग थे पिड और एक अन्य अंतिम चरण का मजबूत आदमी। जब उन्होंने देखा कि जानवरों की जो भीड़ कम थी वह अचानक बढ़ गई और वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। धत तेरी की! वे दोनों एक दूसरे पर अपशब्द कहने लगे और तुरंत ही सेना के जनरल को विरोध करने के लिए नियंत्रित कर लिया। सौभाग्य से जैस्मीन तैयार थी और उसने इस जनरल में बहुत सारी ऊर्जा डाली। अंत में एक हाथ खोने की कीमत पर वह मुश्किल से एक पल के लिए विरोध कर पाई। लेकिन इससे पहले कि जैस्मीन राहत की सांस ले पाती, जबकि अंतर को जल्दी से ठीक किया जा रहा था, एक और घटना घट गई। अचानक आसमान से एक विशालकाय हाथ गिरा, दरार पर दबाव डाला, जिससे दरार भर न सकी। ये दृश्य देखकर जैस्मीन को डर नहीं लगा, बल्कि राहत मिली। 7वें स्तर का समुद्री राक्षस अंततः प्रकट हुआ। चींटियों, तुम सबको मरना होगा। आसमान से एक गर्जना की आवाज आई। फिर एक विशाल आकृति सीधे हवा से गिरी। 5वें स्तर के गठन पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! ये कदम! पूरा लिंगलू द्वीप हिंसक रूप से हिल गया। समुद्र उफान पर था। ये दुनिया के अंत जैसा था। 5वें स्तर की संरचना ने एक कर्कश ध्वनि की। संरचना में सभी भिक्षु कराह उठे। वे इस बल से लगभग मौके पर ही मारे गए। सौभाग्य से जैस्मीन तैयार थी। उसने गठन में शक्ति डाली, तभी उसने अधिकांश भिक्षुओं को बड़ी मुश्किल से बचाया।
जिनका क्षेत्र बहुत छोटा था, वे इसे सहन नहीं कर सके और इस बल से मौके पर ही मारे गए। मौके पर वे कुछ छोटे भिक्षु मात्र थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को उनके जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। सबकी नज़र 7वें स्तर के समुद्री राक्षस पर पड़ी। ये राक्षस हरे कवच से ढका हुआ था, मानव रूप में था, उसकी 6 भुजाएं मुड़ी हुई थी तथा उसके हाथ में एक त्रिशूल था। इसका चेहरा हरे रंग की मछली जैसा था, ये क्रूर और डरावनी दिखती थी तथा इसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। ज़ेड स्काईफिश राक्षस, ये वही था। चमेली का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये राक्षस बहुत ही भयंकर था। बाहरी समुद्र में जाने वाले साधक इसका सामना करते ही मर जाते थे। ग्रैंडमास्टर दायरे के महान स्वामियों ने इस जानवर को घेर लिया और मार डाला, लेकिन ये जानवर उन्माद में आकर बहुत ही भयंकर हो जाता था। ये घेराबंदी से बच निकला। तब से कोई खबर नहीं थी। यह अफवाह थी कि इसे अन्य 7वें स्तर के समुद्री राक्षसों ने गंभीर चोटों के कारण मार दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे 8वें स्तर के समुद्री राक्षस ज़ुबाइज़े ने ले लिया था और वह अपनी चोटों से उबर रहा है। और डैनी ने उस घेराबंदी में भाग लिया, लेकिन जब डैनी ने देखा कि इस समय जानवर को अंदर ले जाया जा रहा है, तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। पिछली बार जब हमने इसे घेरकर मारा था, तो इस जानवर में मानसिक हमले करने की क्षमता नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार मौत से बचने के बाद इसका वंश जागृत हो गया हो, इसलिए इसमें मानसिक हमला करने की क्षमता है? वह सोचता रहा, और यही सबसे बड़ी संभावना थी। कोई बात नहीं, चूंकि यह सामने आ गया है, इसलिए इससे निपटना आसान है। डैनी के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि 7वें स्तर का समुद्री राक्षस पहले कार्रवाई करता है। अच्छी खबर यह है कि यह अभी भी पुराना प्रतिद्वंद्वी है और इसके कुछ तौर तरीके भी इससे काफी परिचित हैं। इस लड़ाई में उसके लिंगलू द्वीप की जीत की संभावना अधिक है। 5वें स्तर के गठन की सबसे मजबूत शक्ति का सीधे उपयोग करें, पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है, डैनी ने कहा। हाँ, मोली ने सिर हिलाया और उसी समय चिल्लाया, 6ठे स्तर के गठन में वापस जाओ। वे निम्न स्तर के भिक्षु पहले से ही डरे हुए थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे रुके। वे 6ठे स्तर के गठन में भाग गए। गठन को बनाए रखने के लिए केवल कुछ अंतिम चरण के मजबूत लोग ही बचे थे। वे 5वें स्तर के गठन की अंतिम मारक चाल को तोड़ने के लिए मोली के साथ सहयोग करेंगे और ज़ेड स्काईफिश मॉन्स्टर पर जोरदार प्रहार करेंगे। उठना, मोली चिल्लाया। 5वें स्तर के गठन की सतह पर गठन पैटर्न दिखाई दिए। पूरा ढांचा लगातार बदल रहा था। हालांकि अंतराल पर ढांचे की बाधा को ठीक नहीं किया जा सका, लेकिन जैस्मीन के लिए यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अब उन्हें 5वें गठन की रक्षा की आवश्यकता नहीं थी। विलय, शेष गठन जनरलों को जैस्मीन के नियंत्रण में एक में विलय कर दिया गया। वह लगभग 20 फीट लंबे आदमी में बदल गया। शाही पोशाक पहने, ड्रैगन तलवार पकड़े और बिना किसी क्रोध के राजसी दिख रहा था। ये 5वें गठन की अंतिम मारक चाल थी और इसका उपयोग 7वें स्तर के समुद्री राक्षस पर भी किया जाना था। महान संरचना सम्राट। ज़ेड स्काईफिश दानव ने गठन के सम्राट को देखा। उसकी विशाल मछली की आंखों में बुराई का एक संकेत चमक गया। ऐसा लगता है कि वह थोड़ा खतरा महसूस करता है। ये दहाड़ता हुआ बोला, गठन के सम्राट की ओर सीधे मार डालो। इसके विशाल शरीर को मत देखो, लेकिन इसकी गति बहुत तेज है। और ये द्वीप ढह गया। फिर ये द्वीप एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जब मछली दानव उसे मारने आया तो जैस्मीन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने गठन का झंडा थाम लिया और चिल्लाया, सिर काट दो। सम्राट के पूरे शरीर की गति फट गई। शाही शक्ति शक्तिशाली है। एक तलवार से मछली दानव को काट दो। टकराना। द्वीप पर दोनों पक्ष टकरा गए। अचानक लहरें उठीं, तेज लहरें। बची हुई शक्ति ने सभी समुद्री राक्षसों को दूर भगा दिया। यहाँ तक कि लेवल 6 के शिखर वाले समुद्री राक्षस भी ऐसे ही हैं। धमाका। जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, लिंगलू द्वीप पर भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। वे दोनों तुरंत ही चकित हो गए। मछली दानव को सीधे द्वीप से बाहर फेंक दिया गया। इस प्रहार से समूह का सम्राट सीधे तौर पर चकनाचूर हो गया और बिखर गया। 5वां गठन। ब्रेक। जैस्मिन के मुंह से कई बार खून निकला और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ग्रैंड एरे सम्राट के आशीर्वाद के बाद भी वह 7वें स्तर के समुद्री राक्षस का पूरा प्रहार सहन नहीं कर सकी। मछली दानव समुद्र में भारी रूप से गिर गया, लेकिन अगले ही पल वह समुद्र से बच निकला। फिर से द्वीप की ओर बढ़ गया। इसके माथे पर तलवार का गहरा निशान है। यह महान संरचना के सम्राट द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन इस तलवार के निशान का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टा,
इससे उसका पशु स्वभाव जागृत हो गया। जैस्मिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक राक्षसी शक्ति उसे कसकर जकड़ रही है। मछली दानव मुझे निशाना बना रहा है, उसे मौके पर ही मार डालने की योजना बनाओ। जानवर, ये तुम्हारे जंगली होकर दौड़ने की जगह नहीं है। संकट की इस घड़ी में डैनी गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल श्वांगलू वृक्ष चमक उठा, सीधे आसमान की ओर। एक बड़े हिरण की छाया पूरे लिंगलू द्वीप पर छा गई। छठा गठन चालू करें। हिरण की दहाड़, ऐसा लगता है जैसे लिंगलू द्वीप सचमुच आध्यात्मिक हिरण में तब्दील हो गया है। मैंने देखा कि प्रेत हिरण ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया है। प्रकाश की एक किरण आसमान में फैल गई। मछली दानव पर सीधे हमला करो। ये देखकर मछली दानव ने अपने हाथ में त्रिशूल लहराया। मैं इस बढ़ती हुई प्रकाश किरण को रोकना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश की इस किरण को कम आंक रहा था। उसने बस एक पल के लिए विरोध किया और उड़ गया। फिर से समुद्र में लोड किया गया। डैनी एक लंबी तलवार पकड़े हुए दो हिरण वृक्षों के बीच गर्व से खड़ा है। कृपया एक तरफ हट जाइए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये दृश्य देखकर सभी को राहत महसूस हुई। द्वीप मालिक, सावधान रहें। जैस्मीन ने डैनी को गहराई से देखा और फिर छठी संरचना में भाग गई, जैसा कि कई अन्य लोगों ने भी किया। डैनी ने शांति से समुद्र की ओर देखा। टकराना। मछली दानव समुद्र से भाग निकला, समुद्र की सतह पर खड़ा हो गया और डैनी को देखने लगा। जानवर, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, डैनी ने कहा। मछली दानव को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने एक मानव जैसी व्यंग्यात्मक मुद्रा दिखाई। चींटी, इस बार तुम निश्चित रूप से मर जाओगी।